हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चे इसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पूरी यूनिट चल रही है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पढ़ा था हमने वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। देयर आफ्टर लास्ट क्लास में हमने करा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व, यानी आईसी कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है या आईसी कर्व क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक नया टॉपिक आएगा आपका बच्चे, उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे क्या, बजट। ठीक है, अब बजट टर्म सुनते ही हमें एक चीज क्लियर होती है, बजट कहाँ किसे जाता है, ये सबके घरों में भी बनाया जाता है। बेसिकली अगर बजट को शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं बुक से हटके, तो जो भी आप इनकम कमा रहे हो, हाउ वी स्पेंड आवर इनकम, अपनी इनकम को हम किस तरीके से खर्चेंगे, वही क्या है बच्चे हमारा एक तरीके से बजट होता है। भाई घर के अंदर 10,000 रुपए आ रहे हैं, 10,000 में से मम्मी ने क्या करा, 2,000 रुपए किचन के लिए, 1,000 रुपए फीस के लिए, दूध के लिए, वो क्या बना रही है, एक तरीके से उस पैसे का बजट बना रही है। तो सेम यहाँ पे भी एक बजट बनाया जाता है। तो अब बजट को हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन के रूप में, कहता है गिवन फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स the consumer can afford to buy only those bundle which cost less than or equal to the income। मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि बजट का मतलब होता है, जो इन्होंने कहना चाहा वो क्या कहना चाहे बच्चे कि अगर आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है, तो या तो आप कितना सामान खरीदोगे, 100 रुपए के बराबर का खरीदोगे, या आप कितना खरीदोगे, 100 रुपए से कम का खरीदोगे। 100 रुपए से ज्यादा का नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका बजट क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है, कहते हैं गिवन अ फिक्स्ड इनकम, जो आपकी फिक्स्ड इनकम है। अगर एग्जांपल पे चले तो फिक्स्ड इनकम कितनी है, 100 रुपए। एंड द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, मान लो आपने दो गुड्स खरीदने एक्स और वाई, कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स, कंज्यूमर सिर्फ वही बंडल्स खरीद पाएगा या वो गुड्स खरीद पाएगा या तो जो 100 रुपए से कम वैल्यू रखते होंगे या 100 रुपए से बराबर वैल्यू रहते होंगे, उससे ज्यादा की वो नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पीएक्स इंटू एक्स, पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। पीएक्स का मतलब बेटा प्राइस ऑफ एक्स और क्यूएक्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्लस पीवाई इंटू क्यू वाई, पीवाई इंटू क्यू वाई, यानी कि प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ वाई। अब एक्स और वाई क्या है बेटा, ये दो कमोडिटी के नाम दे दिए हमने गुड्स के। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, पेप्सी कोक ले लो, मतलब दो चीजों के नाम ले लो, या कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म ले लो, एक्स और वाई। अब आगे यहाँ पे लिखा है बेटा इज इक्वल्स टू लेस देन और इज इक्वल्स टू बी। बी का मतलब क्या है, यहाँ पे बजट से है, यानी कि ये जो अमाउंट होगा आपका, ये इक्वेशन होगी, ये किसके बराबर होगी, या तो आपके बजट के बराबर होगी, यानी 100 रुपए के बराबर होगी, या 100 रुपए से कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे कंज्यूमर बजट क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। यहाँ पे कहते हैं एज्यूम कंज्यूमर हैज ₹40, कंज्यूमर के पास कितने रुपए हैं बच्चे, यहाँ पे टोटल 40 रुपए हैं। प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स, एक गुड्स खरीद रहा है बेटा एक्स, जिसका प्राइस कितना है 10 रुपए, और एक गुड्स खरीदता है बेटा वाई, जिसका प्राइस भी कितना है 10 रुपए, यानी दोनों के प्राइसेस कितने हो गए यहाँ पे 10-10 रुपए हो गए। ठीक है, अब उसे दोनों चीजें खरीदनी है, तो देखो उसके पास ऑप्शंस क्या निकल के आते हैं यहाँ पे, यहाँ टेबल में समझेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है बेटा, दोनों प्राइस कितने के आते हैं, 10-10 रुपए के आते हैं, उसका बजट कितने रुपए का है, 40 रुपए का है। अब समझना यहाँ, अगर बेटा वो 4 यूनिट खरीदता है किसकी, गुड्स वाई की, कितनी 4 यूनिट्स खरीदता है वो गुड वाई की, तो 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास देखो टोटल कितने रुपए हैं बच्चे, यहाँ 40, और 10 रुपए के हिसाब से वो कितनी यूनिट खरीद पाएगा, 4, तो 4 यूनिट उसने यहाँ पे खरीद ली, यानी 40 के 40 रुपए उसने इस पॉइंट पे खर्च दिए। तो क्या गुड एक्स खरीदने के लिए उसके पास पैसा बचेगा, नहीं बचेगा। अब गुड एक्स से स्टार्ट करो, अगर बच्चे वो इसकी एक यूनिट खरीदता है तो एक यूनिट कितने की आएगी, 10 रुपए की, 10 रुपए खर्चे गए, अब बाकी कितने बचे, 30 रुपए, तो उस 30 रुपए में वो गुड वाई कितना खरीद पाएगा, 3 यूनिट। तो कैसे निकलेगा, 30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ऐसे ही अगर बेटा इसकी 2 यूनिट खरीदेगा तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 रुपए। 40 में से कितने रुपए खर्च दिए बच्चे उसने यहाँ पे, 20 रुपए। अब उसके पास कितने रुपए बचे खर्चने के लिए, ऐसे ही 3 करेगा तो 30, यहाँ 1 और यहाँ 4 कर देगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 0। यानी यहाँ टोटल आपकी इनकम किसके बराबर रहेगी बेटा, सिर्फ 40 रुपए के बराबर ही आप खर्च सकते हो, इससे ज्यादा आप खर्च, क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखो बजट लाइन बनती है यहाँ पे। अब देखो ये जो बना हुआ है ना बेटा, इसे बोलते हैं एक तरीके से हम बजट सेट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, बजट सेट। ठीक है, और इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बन जाती है हमारी, बजट लाइन। कहते हैं ग्राफिकल representation showing all the combination of two commodities that consumer can buy with the given income and the prices। यानी कि जब हम इस टेबल को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे तो बच्चे ये क्या बन जाएगी, हमारी बजट लाइन बन जाएगी। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंपल है, देखो
नीचे क्या है बेटा, गुड एक्स है, और ऊपर क्या है, गुड। अब देखो सिंपल, इस टेबल के हिसाब से चलते हैं। गुड एक्स अगर मैं 0 खरीदता हूं तो मैं गुड वाई कितना खरीद पाऊंगा, 4 यूनिट। कितना खरीद पाऊंगा? अगर बेटा मैं गुड एक्स को 1 यूनिट खरीदता हूं तो 1 यूनिट ये हो गई, तो इसकी कितनी यूनिट खरीद पाऊंगा मैं, सिर्फ 3 यूनिट। इसको अगर 2 यूनिट खरीदता हूं तो इसको भी कितनी खरीद पाऊंगा, 2 यूनिट। इसकी अगर मैं 3 यूनिट खरीदता हूं तो इसकी कितनी खरीद पाऊंगा, सिर्फ 1 यूनिट। समझ आ रही है? तो उसी को हमने क्या कर दिया बच्चे, ऊपर वाले को, टेबल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके ऊपर, अपने ग्राफ के ऊपर। तो वो क्या बनाएगी बेटा, हमारी बजट लाइन कहलाएगी। ठीक है। फिर अनअफोर्डेबल बंडल। अनअफोर्डेबल का मतलब है बेटा वो कॉम्बिनेशन जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या जो मैं खरीद नहीं सकता। तो अगर सिंपल एग्जांपल के थ्रू चले कि अगर मेरा बजट 100 रुपए को क्रॉस करता है, या जो हमारा प्रेजेंट एग्जांपल चल रहा है कि हमारी टोटल इनकम कितनी है बच्चे, 40 रुपए। अगर हम 40 रुपए से ऊपर कुछ खरीदना चाहेंगे तो हम वो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बजट नहीं है। समझिए कैसे? सॉरी, ये बेटा देखो, यहां पे ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई, ये जितने भी पॉइंट है यहां पे लिख रहा हूं, देखो मैं ए टू ई, ये कौन से है बेटा, एफोर्डेबल है। एफोर्डेबल का मतलब यहां पे हम खरीद सकते हैं, प्लस फुल बजट और इनकम यूज्ड। यानी कि इन पॉइंट्स पे देखो क्या होगा बेटा, ये पॉइंट्स मैं ले भी सकता हूं, प्लस मेरे जो 40 के 40 रुपए हैं वो पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, यहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं बेटा इस वाले पॉइंट की, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा, मेरा अनअफोर्डेबल है। कौन सा है बेटा, ये अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबल कैसा है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे ना ई के बाद हम एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चे, यहाँ एफ। एफ पॉइंट में क्या कहता है, सपोज करो वो कहता है कि मैं ये 4 यूनिट खरीदना चाहता हूं और मैं 1 यूनिट खरीदना चाहता हूं। तो 4 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से कितने की आएंगी, 40 रुपए, और 1 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से कितने की आएगी, 10 रुपए। तो बेटा टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 50 रुपए। लेकिन उसके पास इनकम कितनी है यहाँ पे, सिर्फ 40 रुपए। तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो एफ पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका एफ पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे, एफ पॉइंट, अनअफोर्डेबल बंडल। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा यहाँ पे एफ के बाद जी। वो क्या चाह रहा है कि मैं 2 यूनिट तो खरीदूं बेटा इसकी, और 1 यूनिट खरीदूं मैं इसकी। तो बेटा 2 इंटू 10 कितने हो गए, 20 रुपए, और 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10। तो अब उसने टोटल कितने रुपए खर्चे बेटे, यहाँ 30 रुपए। कितने रुपए खर्चे? तो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरा इनकम पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा, यानी मेरे 40 रुपए यहाँ पे पूरे तरीके से खर्च नहीं हुए। तो अगर इस पॉइंट की बात करूं तो बेटा ये पॉइंट है आपका, ये वाला कौन सा है, जी पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफोर्डेबल तो है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एफोर्डेबल बंडल बट नॉट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। आपकी इनकम पूरे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बजट लाइन इक्वेशन क्या है, ये अभी हम पढ़ के भी चुके हैं पीछे। पीएक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई सॉरी इज इक्वल टू बजट। कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब होता है बेटा, ये कैसे आई थी अभी, डाउनवर्ड स्लोपिंग थी ऊपर से नीचे। उसका रीजन सिंपल था कि अगर आप एक का बजट बढ़ाओगे तो दूसरे के बजट को क्या करना पड़ेगा हमें, तो नेगेटिव लिंक है तो कैसे बनेगा, हमेशा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। ये मैं हर क्लास में बताता हूं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्लोप इंडिकेट द रेट एट विच द टू गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विदाउट चेंजिंग द टोटल इनकम। यानी ये रेट वो बताता है बेटा, क्या बताता है इस रेट में, कि मेरे पास 40 रुपए है, मेरे को 40 रुपए ही खर्चने हैं, लेकिन मैं अपने बंडल्स को क्या करता चला जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ। ठीक है, अब आगे देखिए, बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। और अब जैसे एमसीक्यूज है तो एमसीक्यू में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है बेटा। देखो बजट सेट क्या है, कहते हैं कलेक्शन ऑफ दोज बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू परचेज विद हिज मनी इनकम एट अ गिवन प्राइस ऑफ द गुड। यानी बेटा जो हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन करी थी ना कि 40 रुपए में वो कैसे कैसे चीजें खरीद सकता है, वो क्या था, उसका बजट सेट था। उस टेबल को जब मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया तो वो क्या बन गई बेटा, मेरी बजट लाइन बन गई। तो देखो क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ दोज बंडल दैट कैन बी परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम, वो क्या है हमारी बजट लाइन।
कहता है शो ऑल द बंडल लेस देन और इक्वल्स टू द बजट। इसके अंदर क्या होगा, या तो वो बजट के बराबर होंगे या बजट से कम होंगे, जैसे मैं पहले से बताता आ रहा हूं आपको। शो ऑल द बंडल विच आर एग्जैक्टली इक्वल्स टू द बजट। लेकिन बेटा ये जो बजट लाइन बनती है इसके ऊपर सारे के सारे कौन से पॉइंट्स आते हैं, जो एग्जैक्टली किसके बराबर होते हैं, हमारे बजट, यानी 40 रुपए के बराबर वाले पॉइंट ही आते हैं, अंदर और बाहर वाले पॉइंट। फिर बजट सेट का क्या है फॉर्मूला, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू लेस देन बजट। या तो वो ज्यादा सॉरी बराबर होगा या कम, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, क्योंकि बजट लाइन सिर्फ आपके बजट को शो कर रही है। बजट सेट किसको शो कर रहा है बेटा, आपके हर एक कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, जो कि आपके बजट से कम हो सकता है या आपके बजट के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। कंज्यूमर हैज ₹10 एंड बोथ गुड ए एंड बी आर प्राइस्ड एट ₹2। कहते हैं एक पर्सन है बच्चे, उसके पास 10 रुपए है टोटल, ठीक है, और वो दो गुड्स खरीदना चाहता है, एक्स और वाई, और दोनों के प्राइसेस कितने हैं बेटा, 2 रुपए। दोनों कितने के आते हैं, 2 रुपए के। गिव द अफोर्डेबल बंडल। अफोर्डेबल का मतलब ऐसे बंडल्स बता के बताओ जो वो खरीद सकता है। अफोर्डेबल का मतलब जो वो खरीद, तो देखो बेटा 00, 01, 02, 03, 04, 05, यानी कि अगर वो x को 0 कर दे तो ये सारे खरीद सकता है। ऐसे ही बेटा अगर वो x का 1 खरीदेगा, इसको 0 कर दे। अब देखो ये ऊपर वाले से आप पढ़ सकते हो, देखो 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ये सारे क्या आएंगे बेटा आपके अफोर्डेबल हैं। क्यों, यहाँ पे तो कुछ खरीद ही नहीं रहा, तो बस वैसे बचे ही हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक गुड्स खरीदा, कितने का आएगा बेटा, वो 2 रुपए का। कितने का आएगा, खरीद सकता है। एक एक, 2 और 2 4, 10 रुपए तो नहीं खर्चे, 0 और 1। अब यहां नीचे तक देख लो आप, 4 गुड्स खरीदे, 4 दूनी 1 दूनी 2, 4 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10। यानी आप जितने भी यहाँ पे बंडल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जितना, ये मान लो इस वाले को देखो, अब आप यहाँ पे बेटा 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 10, उधर हो गया 0, तो 10 रुपए रहे ना। आप इस बंडल में से कोई सा भी एक ऐसा बंडल उठा के देख लो, या तो वो बेटा 10 रुपए से कम होगा या 10 रुपए के बराबर होगा, उससे ज्यादा। ठीक है, तो अफोर्डेबल बंडल क्या दिखाता है कि जो हम खरीद सकते हैं। समझ आ गई ये चीज। अब आते हैं बेटा एग्जैक्ट बंडल। एग्जैक्ट बंडल का मतलब है एग्जैक्टली 10 रुपए। एग्जैक्ट बंडल का मतलब क्या है बेटा, एग्जैक्टली देखो 0 और 5, तो 5 इंटू 2 10 रुपए खत्म, 5 0, 5 इंटू 2 10 रुपए, 2 3, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर से 10 रुपए। ऐसे ही 3 और 2 4 और 1, 4 इंटू 2 8 और 1 इंटू 2 2, 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 10। तो यानी ये सारे बजट कौन से कहलाएंगे बेटा, आपके एग्जैक्ट बंडल्स कहलाएंगे। कौन से बंडल्स कहलाएंगे बेटा, आपके एग्जैक्ट, जहां पे आपके 10 रुपए खर्चे जा रहे हैं। इसके बाद आता है बेटा अनअफोर्डेबल बंडल। अनअफोर्डेबल का मतलब है कोई भी उठा सकते हो, 4 1 है ना, 1 से 2 कर दो भाई। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर इक्वेशन लगाते हैं हम तो 4 इंटू 2 8, और दूसरा यूनिट है 2 इंटू 2 4, कितना हो गया बेटा, जो कि पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए बेटा, आपके अनअफोर्डेबल बंडल्स कहलाएंगे। चलिए, कहता है बजट लाइन में चेंज डिपेंडिंग ऑन। बेटा अब हमें एक चीज समझना है, हमने बजट सेट समझ लिया, बजट लाइन समझ ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज कब हो सकती है, या बजट चेंज कब हो सकता है। अगर मैं इसमें ना भी जाऊं, इकोनॉमिक्स भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। भाई हमने कहा कि हमारी टोटल इनकम 40 रुपए है, तो मेरा बजट कब बढ़ सकता है, पहली कंडीशन जब मैं 40 रुपए से ज्यादा कमा लूं। भाई मैं 50 कमा लूं, 60 रुपए कमा लूं, तो मेरा बजट क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, है ना भाई। यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है या घटती है तो हमारा बजट भी चेंज होगा। दूसरा कब हो सकता है बेटा, मैं कहता हूं कि मेरी इनकम नहीं बढ़ी, इनकम मेरी उतनी ही है, लेकिन जो सामान मैं खरीद रहा हूं अगर उसके प्राइस कम हो जाए, उसके प्राइस अगर वो सस्ता हो जाएगा, तब भी तो मेरा बजट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट ले लेते हैं, आप पतंगे लेने गए, सपोज करो सुबह आप पतंग ले रहे थे, 10 रुपए की मिल रही थी आपको, एक पतंग 10 रुपए की मिल रही थी, आपके पास बेटा 100 रुपए थे, तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10 पतंगे लेके आ गए। समझ आ गया एग्जांपल। अब हुआ क्या, शाम के टाइम आप रात को 8-9 बजे गए, आपको पता कि उसे भी पता 15 अगस्त तक खत्म है, आज के बाद बिकनी नहीं है, तो वो कह रहा है भैया एक काम करो 50% में ले जाओ, तुम 5 रुपए में ले जाओ मेरे से, कोई बात नहीं। क्यों, उसे अपना स्टॉक खत्म करना है। अब होगा क्या, आप सुबह कितने 100 रुपए में पतंगे खरीद सकते थे, 10, शाम को कितनी हो गई वो, सीधा 20, कितनी हो गई सीधा वो, क्योंकि उसके प्राइस क्या हो गए वहां पे। समझ आ रहा है, यानी कि अगर आपके बेटा प्राइस भी कम हो जाते हैं तब भी आपका बजट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ आई, ठीक है। अब वही चीज यहां पे लिखी है, देखो
कहते हैं अगर आपकी बजट लाइन में चेंज आता है तो दो चीजें हो सकती हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, या तो बेटा कॉमोडिटी के प्राइस क्या हो जाए आपके चेंज हो जाए, या चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, या आपकी इनकम क्या हो जाए बेटा चेंज हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में आपका बजट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सपोजिशंस है। सपोजिशंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको कुछ एग्जांपल्स देगा कि किस किस कंडीशन में हमारा बजट चेंज होगा। अभी ये जो है ना बेटा, ये आपका इनिशियल, ये क्या है बेटा आपका, अब ये इनिशियल डायग्राम है, मतलब जो एग्जांपल हमने लिया था कि गुड एक्स है 1 रुपए का, गुड्स वाई है 2 रुपए का, कंज्यूमर की इनकम है मान लो 40 रुपए, तो बेटा ये देखो 40 और 40, तो हमारी बजट लाइन कहां है, यहां से यहां चलेगी बस, है ना भाई, 40 के बीच में चलेगी। अब आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑन चेंज इन द इनकम राइजेस, कहता अगर मान लो हमारी इनकम बढ़ जाए, तो बेटा जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा बजट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स का एक और रूल समझ लो जो नए बच्चे हैं बच्चे, कि जब भी इकोनॉमिक्स में कोई चीज बढ़ती है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होती है। कहां शिफ्ट होती है, वो राइट वर्ड शिफ्ट होती है। तो अब आप देखो, पहले आपका कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 40 टू 80, कहते हैं क्या होगा अगर हमारी इनकम 40 से कितनी हो जाए बच्चे, 80 हो जाए। तो साफ साफ हमें दिख रहा है, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई चीज इंक्रीज होगी तो वो कहां पे शिफ्ट होगी बेटा, राइट वर्ड। तो आपकी इनकम 40 से कितनी हो गई, 80, तो कहां शिफ्ट हो गई बच्चे, यहाँ पे ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। तो बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड कैन बाय मोर ऑफ बोथ ऑफ द गुड्स। क्यों, क्योंकि अब मैं पहले के मुकाबले ज्यादा गुड्स खरीद सकता हूं दोनों ही चीजों की, मेरी इनकम क्या हो गई बच्चे, यहाँ पे बढ़ गई। अब अगला समझो, इफेक्ट ऑन चेंज इन द इनकम फॉल्स, कहता है अगर आपकी इनकम अब बढ़ने की जगह क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज बढ़ेगी तो कहां जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट, कम होगी तो कहां जाएगी, लेफ्ट वर्ड। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, बजट आपका 40 से कितना हो गया, तो कहां पे आ गए बेटा ये, यानी आप पहले के मुकाबले आप चीजें क्या खरीद पाओगे बेटा, कम खरीद पाओगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस फॉल्स, कहता है अगर किसी गुड्स के प्राइस क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे कम हो जाए, गुड्स के प्राइस क्या हो जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स फॉल्स फ्रॉम 1 टू 50 पैसे। वही वाला एग्जांपल हो गया पतंग वाला कि 10 से 5 की हो गई, यहाँ पे 1 रुपए से कितने की हो गई चीज, 50 पैसे की। तो यानी अब आप पहले के मुकाबले डबल खरीद पाओगे, सीधा सा लॉजिक है। कहते हैं बजट लाइन में शिफ्ट आउटवर्ड, आपका बजट क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। यानी हमें क्या समझना है कि प्राइस कम होते ही बजट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसका अगर अपोजिट समझते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस कम हो गए, पहले में क्या था यहाँ पे प्राइस फॉल्स है ना बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये प्राइस इंक्रीज होता है। अगर प्राइस आपका इंक्रीज होता है 1 से 2 हो जाए तो आपका बजट क्या हो जाएगा बेटा, उस कंडीशन में कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है बजट लाइन विद शिफ्ट इनवर्ड कैन बाय लेस ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि अब आप पहले के मुकाबले दोनों चीजें क्या कर पाओगे बच्चे, कम खरीद पाओगे, क्योंकि चीजें क्या हो गई मार्केट में महंगी हो गई। ठीक है, अब कहते हैं इफ द प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेस एंड अदर रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन समझना बेटा, ये जो पॉइंट आता है ना, ये पूछा जाता है रोटेशन के नाम से कि व्हेन डज बजट लाइन रोटेट, व्हेन डज बजट लाइन रोटेट। रोटेट का मतलब होता है पूरी की पूरी बजट लाइन ना जाए, एक तरफ से खिसके। रोटेट का मतलब क्या है, एक तरफ से। अब समझना ये होता कब कंडीशन में है, अब कंडीशन समझना बच्चे। कंडीशन ये है कि अगर दोनों गुड्स में से सिर्फ एक गुड्स के प्राइस चेंज हो, दोनों गुड्स में से सिर्फ एक गुड्स के प्राइस चेंज होंगे, तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे हम, रोटेशन देखेंगे। कैसे, कहता है व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस फ्रॉम 1 टू 2। अब क्या हुआ, सिर्फ एक्स गुड्स के प्राइस, दोनों गुड्स के प्राइस नहीं, सिर्फ एक्स गुड्स के प्राइस क्या हुए बेटा, 1 से कितने हो गए, 2, 1 से कितने हो गए। तो यानी अब आप सिंपल सोच के देखो, अब आप एक्स को पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद पाओगे या कम खरीद पाओगे। भाई जब एक्स गुड्स महंगा हो गया आपका, तो आप एक्स गुड्स को ज्यादा खरीद पाओगे या कम खरीद पाओगे, ऑब्वियसली बात है कम खरीद पाओगे। तो देखो यार क्या इंपैक्ट पड़ा बेटा, ये गुड्स वाई था और ये गुड्स क्या था बेटा आपका एक्स। पहले आप कितना खरीद रहे थे इसे, 40 यूनिट, कितना खरीद रहे थे, जैसे ही प्राइस बढ़े तो आप उसे कितना खरीद पा रहे हो, 20। यानी कि पहले के मुकाबले आप एक्स को क्या कर पाओगे बेटा, कम खरीद पाओगे। ये जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है बेटा, रोटेशन बोला गया है। यानी जब दोनों गुड्स में से सिर्फ एक गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो वो जो बनता है वो क्या बनती है, हमारी रोटेशन कहलाती है। अब इसी का दूसरा एग्जांपल आप अगर देखोगे, व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स 50 पैसे फ्रॉम 1 रुपए। पहले गुड्स कितने का था, 1 का, अब कितने का हो गया बेटा, वो 50 पैसे का। तो यानी अब आप उसे ज्यादा खरीद पाओगे, क्या कर पाओगे बच्चे, उसे आप
तो ज्यादा खरीद पाओगे तो देखो पहले आप उसे 40 खरीद पा रहे थे, अब सीधा डबल खरीद पाओगे, कितना बेटा यहाँ पे 80, यानी कि अब पहले के कंपैरिजन में वो ज्यादा खरीदा जाएगा। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, हम यहाँ पे रोटेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन डज नॉट चेंज। कहते हैं जो बजट लाइन का स्लोप है वो चेंज नहीं होगा। अभी हमने क्या समझा कि चेंज कब होगा, अब हम ये समझेंगे कब चेंज। कहता है इफ इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कहता है अगर हमारी इनकम घट बढ़ रही है लेकिन दोनों गुड्स के प्राइस क्या है, अपनी जगह सेम है, तो उसके अंदर कोई चेंज। इफ प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, अगर दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं मान लो, लेकिन वो कैसे बढ़ रहे हैं बेटा, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। सेम प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं, मान लो एक्स गुड्स था 1 रुपए का, वाई गुड्स था 2 रुपए का, ठीक है। अब x 1 से कितने का हो गया, 2 का, और ये कितना हो गया बेटा 4 का, तो दोनों ही के प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए ना। दोनों के प्राइस क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो यानी ये प्रोपोर्शन क्या हुआ, सेम प्रोपोर्शन हुआ कि दोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं और सेम एग्जैक्टली बढ़ रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी कोई फर्क, ठीक है। यहां पे बच्चे की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, यानी अब हम ये सीखेंगे कि आईसी कर्व की हेल्प से किस तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द कंज्यूमर रीचेस द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व गिवन हिज बजट, यानी अपने बजट में रहते हुए जब वो बेटा सबसे हाईएस्ट आईसी कर्व को टच करता है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अपने बजट में रहते हुए जब कंज्यूमर हाईएस्ट आईसी कर्व को टच करता है तो वो जो पॉइंट होता है बेटा, वो पॉइंट कहलाता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी समझेंगे उसको कैसे। कहता है कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन बच्चे इसमें क्या है, कहता है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू अ इंडिफरेंस कर्व। जिसे टेंजेंट का मतलब नहीं पता बेटा, टेंजेंट का मतलब होता है छूकर निकलना, टच करके निकलना, ठीक है। तो जब आपकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए निकलती है तो वो क्या बनता है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। या दूसरा क्या पॉइंट है बेटा इसके अंदर, कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी आईसी कर्व का स्लोप और आपकी बजट लाइन का स्लोप आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाए। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन भी दी है कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई पी एक्स अपॉन में पी वाई, ये आपकी बेटा एक इक्वेशन होती है जो हम सॉल्व करके देख सकते हैं। अब इसकी बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, बच्चे देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे तीन, देखो बनाना कैसे है इसे हमें। सबसे पहले आप एक बजट लाइन ड्रॉ करोगे ए से लेके बी तक, ये दिख रही है ए से लेके, ये आपकी क्या है बच्चे यहाँ पे बजट लाइन हो गई। इसके बाद आपने देखो लिखा है गिवन द इंडिफरेंस मैप एंड अ बजट लाइन, AB इज द बजट लाइन, IC1 IC2 IC3 आर द 3 इंडिफरेंस कर्व, और 3 आपने कर्व बनाए IC1 IC2 IC3। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा बच्चे, जहां पे बजट लाइन को टच करते हुए निकलेगा आईसी कर्व। कहां पे निकल रहा है बेटा, वो इस पॉइंट पे। देखो जो पिंक वाली लाइन है बीच में IC2 की, ये टच करते हुए निकल रही है बजट लाइन को। तो ये जो पॉइंट है बच्चे आपका ई लिख रहा है ना यहाँ पे, तो ई का मतलब क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखो लिखा है एम ऑफ द कंज्यूमर इज टू गेट हाईएस्ट कॉम्बिनेशन विद हिज इनकम एंड प्रेफरेंस। कहते जितनी उनकी पास इनकम है उस इनकम के हिसाब से उसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन या हाईएस्ट कॉम्बिनेशन कहां पे मिलेगा बेटा, इस पॉइंट पे मिलेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं दोबारा बोल रहा हूं, वेयर आईसी कर्व इज टेंजेंट टू अ बजट लाइन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहां पूरा डिटेल में बता रखा है। कहते हैं पॉइंट टू द राइट ऑफ अ ई इज डिस्क्राइब्ड बट नॉट अफोर्डेबल। देखो ई से आगे अगर मैं इस पॉइंट पे चला जाता हूं तो ये पॉइंट क्या है बेटा, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट ही नहीं है। बजट से आगे जा रहे हो ना अब यहाँ पे आप, तो इतना मेरे पास बजट। दूसरे पॉइंट पे पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि एच पॉइंट जो है यहाँ पे, इज अटेनेबल बट गिवन लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बेटा अगर इस पॉइंट पे वो आता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, ये अचीव तो कर लेगा वो, लेकिन उसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जो आपको ई पॉइंट पे मिल रहा है। थर्ड केस, at point E both the conditions are getting true, AT is equals to IC2, यानी कि ये जो आपकी लाइन है ये किसके बराबर है, IC2 के बराबर। कहते हैं बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये दो कंडीशंस होती है हमारी किसकी बच्चे, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तब
कहता है डिफरेंस बिटवीन अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बहुत ध्यान से समझना, फिर से मैं बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्डिनल और ऑर्डिनल। देखो बेटा यहां पे एक चीज लिखी है कि कार्डिनल वाला कहां पे यूज होता है, यूटिलिटी अप्रोच में, यानी जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था। और जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो कहां पे यूज होता है, आईसी कर्व के अंदर होता है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इज न्यूमेरिकल टर्म। बेटा कार्डिनल अप्रोच क्या होती है बेटा, इसके अंदर जो आप यूटिलिटी नापते हो ना वो किसकी फॉर्म में नापोगे, नंबर्स की फॉर्म में। कैसे नापोगे, आप ये कहोगे कि मैं उससे ज्यादा सेटिस्फाई हूं, पॉइंट दोगे, आप उसे नंबर्स दोगे कि 1 2 3 4 5 10 कुछ भी दे सकते हो। यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड। ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं नाप सकते, आप इसमें क्या दोगे, आप इसको रैंक कर सकते हो। एग्जांपल समझेंगे अब इसका कैसे। मैं बच्चे यहां पे कहता हूं कि दो बच्चे हैं ए और बी। मैंने एक पॉइंट बोला कि ए बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे हैं उसके कंपैरिजन में, तो मैंने यहां पे नंबर में स्कोर करा है। किसमें स्कोर करा है, तो यहां पे क्या हो गई, ये कार्डिनल यूटिलिटी हो गई। कौन सी यूटिलिटी हो गई, कार्डिनल। अगर मैं कहता हूं कि ए बी से इंटेलिजेंट है ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने नंबर्स नहीं बोला, मैंने क्या बोला, सिर्फ उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ रैंक दी है। क्या दी है मैंने सिर्फ यहाँ पे, तो ये कौन सा बन गया बेटा मेरे यहाँ पे, ऑर्डिनल बन जाएगा। यानी ऑर्डिनल याद करने का सिंपल तरीका, ऑर्डिनल का मतलब होता है बेटा ऑर्डर, यानी रैंक वाइज लगाना, तो ऑर्डिनल हो गया वो। और कार्डिनल में क्या है, नंबर्स है। देखो यहाँ लिखा है द नंबर 1 2 3 आर कार्डिनल नंबर्स, इट कैन बी प्लेस लाइक फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी। यानी इसमें सिर्फ आप रैंक दे सकते हो, उसमें आप नंबर्स की फॉर्म में बताओगे। कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटा आपकी, मेजरेबल भी होती है और क्या कर सकते हो आप उसको, लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो मेजरेबल नहीं होती। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। इस लाइन को याद कर लेना 1 मार्क्स के लिए, कि जो कार्डिनल यूटिलिटी पॉइंट था बेटा वो किसने दिया था हमें, अल्फ्रेड मार्शल ने। और दूसरी तरफ जो दिया था वो किसने दिया था, जे.आर. हिक्स ने। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिए थे, तो अल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन, आगे भी बढ़ रहा है, इसका ना एक फॉर्मूला है बच्चे, देखो MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन प्राइस। ये कौन से केस में हो गया था, मैंने आपको बताया था, 1 कॉमोडिटी केस। और 2 कॉमोडिटी केस में क्या था, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PM इज इक्वल टू, और ये वाला आज हमने पढ़ाई है कि MRXY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY। अब यहाँ MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है बेटा, जब मेरे को किसी एक चीज को बढ़ाना होगा तो मेरे को दूसरी चीज का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसी रेट को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा गया है। ठीक है, अब यहां से आपको बेटा प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, यहां पे ध्यान से सुनेंगे सब। अब एक प्रॉब्लम है, यानी एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल। कहता है कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स X एंड Y, मनी इनकम इज ₹24, प्राइस ऑफ गुड X इज 2 एंड Y इज 1। कैन ही बाय 8 unit of X and 10 unit of Y, 8 unit of X, 8 unit of good Y, what will be the MRXY where consumer is in equilibrium। इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे, थर्ड को पहले ऊपर वाले को समझते हैं। भाई हमारा फॉर्मूला क्या था, प्राइस ऑफ X इंटू QX प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू QY इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बेटा, बजट के। किसके बराबर होना चाहिए वो हमारे, अब बजट जो है बच्चे वो मेरा कितना है यहाँ पे, 24 रुपए है। कितना है यहाँ पे, देखो ए पार्ट में वो क्या कह रहा है कि 8 यूनिट ऑफ गुड X खरीदेगा। वो कितनी खरीदेगा, तो देखो बेटा प्राइस ऑफ X कितना था, 2 रुपए, यूनिट कितनी खरीदी, 8। ऐसे ही प्राइस ऑफ Y कितना था, 1 रुपए, यूनिट ऑफ Y कितनी खरीदी, 10। तो टोटल क्या ये देखना है हमें। देखो 8 दूनी कितना, यहां पे मैं कर रहा हूं सॉल्व, 8 दूनी कितना हो गया, 16, 16 और 10, क्या ये 24 के बराबर है, नहीं। तो कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बिकॉज इज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीज द टोटल इनकम। वो ये खरीद नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है बेटा, 26 आ रहा है और उसके पास पैसे कितने हैं, सिर्फ 24 रुपए हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं जी, कहते हैं क्या वो बी पॉइंट कर सकता है कि 8 यूनिट ऑफ गुड X एंड 8 यूनिट ऑफ गुड Y। देख लेते हैं भाई, 2 इंटू 8, 2 रुपए का गुड X है, इंटू में 8 प्लस 1 रुपए का गुड Y है, इंटू में 8 इज इक्वल टू 24। 8 दूनी 16, 16 जमा 8 तो 24 इज इक्वल टू, यानी कि यहां पे उसे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्या कहता है, कैन अफोर्ड टू बाय बिकॉज हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, क्योंकि यहां पे उसका इनकम और एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर
will be in equilibrium where MRXY is equals to slope of a budget line। बेटा अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक इक्वेशन बनाई थी हमने कि MRSXY is equals to PX upon PY। PX upon, समझो अब इसको भाई, PX कितना है, प्राइस ऑफ X कितना है 2, प्राइस ऑफ Y कितना है, तो ये हो गया 2:1। मेरे को MRXY भी कितना चाहिए बेटा यहाँ पे 2:1। कहता है कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर MRXY इज इक्वल टू स्लोप ऑफ Y, यानी कि MRXY भी कितना आना चाहिए बेटा मेरा 2:2, यानी कि मेरे को Y को कितना लॉस करना पड़ेगा 2 यूनिट का, किसके लिए 1 यूनिट ऑफ X के लिए। भाई फॉर्मूला क्या था, लॉस ऑफ Y इज इक्वल टू गेन ऑफ X। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अभी पॉइंट और भी आएंगे आगे, देखो ये रहा। कहता है कंज्यूमर कंज्यूम्स 2 गुड्स, द प्राइस ऑफ गुड X इज 4 एंड Y इज 5, द कंज्यूमर इनकम इज 20, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। देखो बेटा बजट लाइन की इक्वेशन है ये फॉर्मूला, ठीक है। कभी भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बजट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप फॉर्मूला लिख दोगे सीधा सीधा, px इंटू qx प्लस py इंटू py इज इक्वल टू b, यानी कि बजट। उसके बाद कहता है हाउ मच ऑफ द गुड X कैन बी कंज्यूम्ड इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन दैट गुड। बेटा उसके पास 20 रुपए है, गुड X कितने का है 4 रुपए का। वो कहता है कि अगर वो सारे के सारे 20 रुपए किस पे खर्चता है X पे, तो वो कितनी यूनिट खरीद पाएगा। सिंपल है, 20 को भाग कर दो किससे 4 से, तो कितनी यूनिट खरीद पाएगा बच्चे, वो 5 यूनिट खरीद पाएगा। हाउ मच ऑफ Y, सिंपल है 20, और Y कितने रुपए का है बेटा 5 रुपए का, तो उसे 5 से भाग कर दो तो कितनी यूनिट खरीद पाएगा बेटा वो 4। फिर कहता है बताओ स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला बताया था आपको px अपॉन में py, तो बेटा 4 अपॉन में 5। ठीक है बच्चे, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं हुई कि स्लोप ऑफ बजट लाइन किसे कहते हैं, बजट इक्वेशन किसे कहते हैं, तब आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कोई नई चीज आ गई है हमारे सामने। ठीक, अब देखिए बच्चे यहां पे 3 कंडीशंस हैं। देखो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पे होता है, जहां पे वो बजट लाइन आईसी कर्व क्या करती है, उसको टच करती है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब भाई ऊपर वाले 2 पॉइंट भी तो है, ये और ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं बेटा। केस फर्स्ट, एट पॉइंट सी MRXY is greater than slope of budget line. Here consumer gain, and if he continues to consume more and more unit of good X, marginal utility of X falls and MRXY starts falling from point. मतलब समझो क्या कह रहा है, ये पॉइंट जो है ना बेटा, ये पॉइंट है इसका सरप्लस का पॉइंट है। किसका पॉइंट है यहाँ पे, यानी उसे क्या मिल रहा है यहाँ पे, वो गेन कर रहा है एक तरीके से। तो अगर मेरे को इक्विलिब्रियम में आना है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मेरे को इक्विलिब्रियम में आना हो तो मैं किसी चीज के कंजप्शन को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। उसको बढ़ाने से क्या होगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, और उसको तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक वो कम होता होता किसके बराबर ना आ जाए, डी के बराबर ना आ जाए। किसके बराबर ना आ जाए, ऐसे ही बच्चे यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पॉइंट में क्या हो गया, अब वहां सरप्लस में है, तो यहाँ क्या है, नीचे वाले पॉइंट पे वो डेफिसिट में है। कहता है एट पॉइंट ई MRXY लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, हियर कंज्यूमर लॉसेस एंड ही हैज टू इंक्रीज द मोर Y। अब उसे किसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा बेटा, गुड्स Y का। ठीक है, थर्ड केस क्या है बेटा, आपका ये पॉइंट डी है, जहां पे आपका MRXY किसके बराबर है, आपके स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर। और यहां पे क्या होते हो बच्चे, आप आके इक्विलिब्रियम में आ जाते हो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डी पॉइंट इक्विलिब्रियम, सी पॉइंट क्या है हमारा, सरप्लस। जब हम सरप्लस में चल रहे हैं ना, एक ट्रिक बता देता हूं, देखो सिंपल सा। हमारा फॉर्मूला है MRSXY। मैंने आपको बताया था बेटा, जो आगे होता है वो ऊपर आता है, जो आगे होता है वो, यानी कि हमारा फॉर्मूला है लॉस ऑफ Y अपॉन में गेन ऑफ। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप सरप्लस में हो, जब आप, तो आप नीचे वाली जो चीज है यानी X, इसके कंजप्शन को क्या करो, बढ़ा दो। किसी भी क्वेश्चन में आंख बंद करके, ठीक है, जब भी आप सरप्लस में जा रहे हो तो आप क्या करो, नीचे वाली जो चीज गेन कर रही है उसके कंजप्शन को बढ़ा दो। उससे क्या होगा, उसकी यूटिलिटी कम होगी और वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर आप कौन सी कंडीशन में हो बेटा, ई पॉइंट। ई पॉइंट कौन सा है इसका, डेफिसिट वाला। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, तो डेफिसिट पॉइंट के अंदर क्या करो, आप ऊपर वाले के कंजप्शन को बढ़ा दो, यानी कि Y के कंजप्शन को बढ़ा दो, तो वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे अभी आपके, सिंपल समझ लो।
अगर आप सरप्लस में हो तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया हमारे एक्स वाई कि जो वाई है वो लॉस है और एक्स क्या है आपका गेन है। तो जब आप सरप्लस में हो तो आप गेन वाली चीज के कंजप्शन को बढ़ा दोगे और जब आप डेफिसिट में हो तो आप लॉस वाली चीज के कंजप्शन को, तो यानी सिंपल है ना बेटा, पॉजिटिव लिंक हुआ कि गेन में गेन वाली चीज को बढ़ाना है और लॉस में लॉस वाली चीज को बढ़ाना है। सिंपल है ना ये, तो क्या है, ये एक पॉजिटिव लिंक बनेगा आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे, इससे समझ आएगा। कहता है कंज्यूमर हैज द फॉलोइंग 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है। कहता है प्राइस रेशियो इज फॉर एक्स एंड वाई इज, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है, कैलकुलेट द एमआरएस एंड डिटरमाइन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। देखो बच्चे यहां पे अगर एमआरएस की बात करें ना, स्टार्टिंग में हमेशा क्या आता है, डैश आता है। क्या आता है हमेशा वो, क्योंकि हमें उससे ऊपर वाला नहीं पता कुछ भी। अब आगे ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पे बहुत ध्यान से बेटा। यहाँ 40 से कितना हुआ, 30, तो यानी लॉस कितना हुआ उसका 10 का, कितने का हुआ, और यहाँ 2 से कितना हुआ, 4, गेन कितने का हुआ, 2 का। समझ आया 10:2 कैसे आया भाई, सीधा सा लॉजिक है। 40 से 30 हुआ बेटा, फॉर्मूला क्या था मेरा, लॉस ऑफ वाई, तो लॉस ऑफ वाई कितना हुआ, 10 यूनिट्स का, और गेन ऑफ एक्स कितना हुआ, 2 यूनिट्स का। ऐसे ही अगले पे आओ, 30 से कितना हुआ बेटा, 22, तो लॉस ऑफ वाई कितना हुआ, 8 यूनिट का, और गेन कितना हुआ, 4 से 6, 2 यूनिट का। ऐसे ही अगले पे आओ, 22 से 16 कितने का हुआ, 6 यूनिट, 2। ऐसे ही बेटा फिर यहाँ पे आओ, 12, 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गए बेटा। मेरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, कि व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पीएक्स अपॉन में, पीएक्स अपॉन में, अब भाई पीएक्स अपॉन पीवाई तो मेरे को गिवन है 3:, पीएक्स अपॉन पीवाई क्या है मेरे को गिवन है 3:1। तो मेरे को ये जो एमआरएस निकाला ना बच्चे हमने, इसमें देखना है कि भाई 3:1 आ कहां पे रहा है, सिंपल सा दिख रहा है बेटा ये वाला। भाई 6:2 का मतलब क्या हो गया, 3:1। भाई अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं 6/2, तो जब इसे कट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/1। हो गया नहीं हो गया इक्विलिब्रियम। अगर आप उसके अलावा कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे जो समझा रहा हूं। अब मैं पॉइंट उठा के देखता हूं बेटा, यहाँ बी पॉइंट वाला, ये था हमारा डी पॉइंट। अब हम उठा के देखते हैं कौन सा पॉइंट, तो बेटा ये तो सेम ही रहने वाला है, पी एक्स अपॉन पी वाई कितना है, 3:1। अब अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो ये कितना हो गया बेटा, 10/2, तो 5 रेशियो, तो ग्रेटर देन। तो ये कौन सी कंडीशन है बेटा, सरप्लस वाली। कौन सी कंडीशन है, तो मैंने क्या बताया कि अगर मेरे को अब यहां से इक्विलिब्रियम में जाना है तो मेरे को एक्स के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक्स के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा मेरे को, क्योंकि गेन की सिचुएशन है तो गेन वाली चीज को बढ़ाऊंगा, लॉस की सिचुएशन है तो मैं किसको बढ़ाऊंगा बेटा, लॉस वाली चीज को बढ़ाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं इस लास्ट वाले पॉइंट पे जाऊंगा तो 4:2 का मतलब हो गया 2:1, 2:, तो बेटा देखो अब 3:1, और अगर मैं 2:1 की बात करूं तो क्या है बेटा, वो लेस है, नहीं है, कम है। तो यानी यहाँ पे क्या है बच्चे, वो डेफिसिट में है। किसमें है वो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे वो किसके कंजप्शन को बढ़ाएगा, वाई के कंजप्शन को बढ़ाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। लॉस वाली कंडीशन में लॉस वाली चीज के कंजप्शन को बढ़ाओ, और गेन वाली सिचुएशन में गेन वाली चीज को बढ़ाओ। ठीक है, अब यहां से आपके बेटा वही अपनी नॉलेज चेक करने के लिए मैं आपको फटाफट से ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले आता है बेटा यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है बेटा वो कर्व जो कि हमें दो अलग अलग चीजों से मिलने वाले सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। वो क्या कहलाता है बच्चे, हमारा आईसी कर्व कहलाता है। इंडिफरेंस मैप, जब आप एक सिंगल डायग्राम पे 2 या 2 से ज्यादा आईसी कर्व बनाते हो, जब आप एक सिंगल डायग्राम पे 2 या 2 से ज्यादा आईसी कर्व बनाते हो तो बेटा वो क्या बन जाता है, हमारा आईसी मैप कहलाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सबसे पहली डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, दूसरी, तीसरी टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हायर द आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना ज्यादा आईसी कर्व दूर होगा ओरिजिन से उतना ही ज्यादा क्या शो करेगा बच्चे, वो आईसी के सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। फिर बजट लाइन क्या है बच्चे, यहाँ पे बजट लाइन का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बजट सेट। एक्सप्लेन व्हाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, सिंपल सा लॉजिक, बिकॉज इफ वी स्पेंड more on one goods then we have to reduce our expenditure on another goods। एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरे पे खर्चे को क्या करना पड़ेगा, आपको
तो नेगेटिव लिंक है, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बाजल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा फॉर गेनिंग अ सम गुड्स विच वी हैव टू सेक्रीफाइस, यानी अगर आप गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको वाई को क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रेशियो है वो क्या है बेटा, आपकी एमआरएस कहलाती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है बेटा कि आपकी जो चॉइस है वो क्या रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। हाउ डज द बजट लाइन चेंज इफ द कंज्यूमर इनकम चेंजेस, कहते हैं बजट लाइन कैसे चेंज होगी अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो। सिंपल सा लॉजिक है, इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइटवर्ड, इनकम कम होगी तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड, सिंपल। हाउ डज बजट लाइन चेंज इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज, सिंपल। इसमें भी इसमें नेगेटिव लिंक होता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो बजट कम हो जाएगा और बजट लाइन अंदर आ जाएगी लेफ्टवर्ड, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो बजट बढ़ जाएगा और बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड। शो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी हमने कराई है कि वेयर आईसी कर्व टेंजेंट टू अ बजट लाइन इट इज